बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 7 फॉर कैफ 8 ऑडिट एंड एश्योरेंस एसेंशियल्स। अच्छा, आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 शुरू करना है जो कि रिलेट कर रहा है ऑडिट रिपोर्ट से। अच्छा, हमने अपने पहले लेक्चर में अगर आप रिकॉल करें, हमने 4 स्टेप्स पढ़े थे। क्या 4 स्टेप्स थे मैम? सबसे पहले क्लाइंट हमारे पास आया, हमने क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद क्या करना है, प्लान करना है। फिर क्या करना है, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है, और उसके बाद रिपोर्ट। तो हम आखिरी स्टेप को अभी दूसरे चैप्टर में क्यों पढ़े हैं? प्लानिंग क्यों नहीं पढ़ी हमने, परफॉर्मेंस क्यों नहीं पढ़ी? ये क्वेश्चन आता है आपके माइंड में, आना चाहिए। रीजन बीइंग, ये जो चैप्टर है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी सारी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी आपके लिए। तो जिस तरह आप FR2 में अगर आप पढ़ते हैं, कंसोलिडेशन आपको पहले पढ़ा दिया जाता है, रीजन बीइंग कि आप उसके ज्यादा से ज्यादा सवाल कर सके थ्रू आउट द सेशन। तो इसलिए चैप्टर 2 के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट को रखा हुआ है। ये चीज क्लियर होती है हमें। अच्छा, चैप्टर 1 में हमने काफी सारी टर्म्स पढ़ी थी जो हमारे लिए बिल्कुल न्यू थी, जो हमने आज से पहले लाइफ में नहीं सुनी थी। किसी भी टर्म के हवाले से किसी को कोई मसला, कोई कंफ्यूजन हो? कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था फ्रेमवर्क का। फ्रेमवर्क क्या होता है? वो तो IFRS नहीं होते। फ्रेमवर्क एक ब्रॉड टर्म है, उसकी एक एग्जांपल क्या है, IFRS है। अच्छा, यहां तक हमें क्लियर की बात। ये फ्रेमवर्क डिसाइड कौन कर रहा होता है? कंपनी या दोज चार्ज विद गवर्नेंस, डायरेक्टर्स। ठीक है। अब ये फ्रेमवर्क ना 2 तरह के होते हैं, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, एक होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। IFRS हमें कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट दे रहा होता है, कुछ चीजें वो कह रही है अलग अलग बताओ। जिस तरह IAS 16 में आपने कुछ डिस्क्लोजर पढ़े होंगे, वो नोट्स के अंदर हमें बताने होते हैं। हो सकता है एक लीगल केस चल रहा हो कंपनी पे, IFRS के मुताबिक वो डिस्क्लोज करना लाजमी नहीं है। IFRS के अपने रूल्स है ना लीगल केस को डिस्क्लोज करने के, उसकी प्रोबेबिलिटी देखी जाती है, इस तरह के रूल्स है। FAR2 में आप लोग पढ़ेंगे डिटेल से। IFRS के मुताबिक एज्यूम कर लें उस केस को डिस्क्लोज करना लाजमी नहीं है, लेकिन हम जब मैनेजमेंट में इवेल्युएट किया उस केस को, उसको ये पता चला कि यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर उसको हम चाह रहे हैं कि उसको अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो जाए हमारी कंपनी की, तो ये केस उनको पता होना चाहिए। इवेल्युएट क्या किया, केस उनको पता होना चाहिए, जबकि रिक्वायर्ड बाय IFRS नहीं था। तो क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या वो उस केस को डिस्क्लोज कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? कर सकते हैं। यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर IFRS अलाउ करता है तो फिर कर सकते हैं। अगर IFRS कहता है कि नहीं, जो डिस्क्लोजर मैंने कहे हैं आपने सिर्फ वही बताने हैं, ना कुछ एडिशनल बताना है ना कुछ लेस कर सकते हो। अगर तो IFRS स्ट्रिक्ट रूल्स दे देता है कि नहीं, आप जो मैंने रूल्स बताए हैं, जो डिस्क्लोजर जितने नंबर अमाउंट बताई हैं उतने ही आपने बताने हैं, तो फिर हम नहीं बता सकते वो लीगल केस। अगर IFRS कहता है कि बता सकते हो आप, अगर आपको फेयर प्रेजेंटेशन के लिए जरूरी है, अगर यूजर्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है एक चीज का डिस्क्लोजर, तो आप बता सकते हो, तो उस केस में हम बता देंगे उसको। ठीक है। तो अगर तो हमें अलाउ कर रहा हो, वो फ्रेमवर्क जो हमने इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो हमें अलाउ कर रहा है कि हम एडिशनल डिस्क्लोजर भी दे सकते हैं, क्यों दे सकते हैं? यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि फेयर प्रेजेंटेशन हो सके। और उसके अलावा किसी एक रिक्वायरमेंट से हम उसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, कोई एक डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, IFRS है, हम उसको डिलीट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? ताकि क्योंकि अगर हमें पता है कि अगर तो हमने वो बता दिया तो यूजर उससे क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, उसको ठीक से समझ नहीं आ पाएंगी। तो इस केस में अगर ये चीज अलाउड हो तो इसको कहते हैं फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। क्या कहते हैं? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। इसकी एग्जांपल क्या है? IFRS हमें अलाउ कर रहा होता है कि अगर आपको लगता है कि कोई आप एडिशनल डिस्क्लोजर देना चाह रहे हो जो कि यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, तो आप एडिशनल डिस्क्लोजर दे सकते हो। इसी तरीके से अगर कोई डिस्क्लोजर आप डिलीट करना चाह रहे हो तो उसको डिलीट कर सकते हो, लेकिन मकसद क्या होना चाहिए पीछे? फेयर प्रेजेंटेशन। यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर ये काम हो रहा है, ठीक है, उसको धोखा देने के लिए आप ये काम नहीं कर रहे, उसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर उस केस में अलाउड है। तो उस वाले फ्रेमवर्क को हम क्या कह रहे थे? ये क्या है? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है। दूसरी टाइप क्या होती है? कंप्लायंस फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में क्या हो रहा होता है, से जो रूल्स हमें बता दिया हमने उनको कंप्लाई करना है, हम कुछ एडिशनल नहीं बता सकते, कोई चीज डिलीट नहीं कर सकते। एग्जांपल क्या हो सकती है? टैक्स अथॉरिटीज ने हमें कहा है
कि आप हमें हमारे रूल्स के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना कर दें, तो वो हमें अलाउ नहीं कर रही होती कि आप कोई एडिशनल चीज दें या कोई चीज डिलीट करें। वो कहते हैं जो हमने रूल्स बना दिए वो परफेक्ट है, आप बस उन रूल्स के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दें। डिफरेंस समझ आता है हमें? क्या डिफरेंस है सर? एक तो फ्रेमवर्क जो आईएफआरएस है, अगर उन्होंने अलाउ जो चीजें लिखी है कि ये चीजें अलाउ करनी है, ये हमेशा आपके यूजर्स को प्रोवाइड करनी है, उन फेयर प्रेजेंटेशन हो जिसकी तो हमें वो चीजें देनी चाहिए। अगर उन्होंने मना कर दिया तो हमारे दो पॉसिबिलिटीज आती हैं, लेकिन नहीं उन्होंने मना किया तो नहीं देगी। कंप्लायंस भी है कि वो अथॉरिटी टैक्स है, उन्होंने हमें बता दी कि उनके रूल्स के मुताबिक हमने प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन शॉर्ट हम याद कैसे रख सकते हैं? फेयर प्रेजेंटेशन हमें अलाउ कर रहा है कि हम एडिशन या डिलीशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में कर सकते हैं, जबकि कंप्लायंस फ्रेमवर्क अलाउ नहीं कर रहा। ठीक है, यहां तक बात समझ आती है? ये कॉन्सेप्ट अपने क्यों पढ़ा? ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में इस्तेमाल हो रहा होगा। अच्छा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 क्या है जी? ऑडिट रिपोर्ट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट। कुछ स्टैंडर्ड एलिमेंट्स होते हैं सर हमारे ऑडिट रिपोर्ट में। ऑडिट रिपोर्ट आप में से किसी ने आज तक यकीनन नहीं देखी होगी। ठीक है, आज की आपकी असाइनमेंट क्या है? आपने कोई रिटर्न कुछ नहीं करना। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का आप लोगों को पता है? किसी को कोई ऐसा जिसको आइडिया ना हो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है? पता है आपको भी? आपको वहां पर क्या हो रहा होता है? जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनके शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं और उनकी जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो वहां पे अवेलेबल होती हैं। और वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, एक एनुअल रिपोर्ट अवेलेबल होती है। एनुअल रिपोर्ट क्या होती है? किसी को पता है एनुअल रिपोर्ट क्या होती है? जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं लाजमी जो कंपनीज एक्ट ने हमें कही हुई हैं वो सारी रिपोर्ट्स इसका पार्ट होती हैं। ऐसे ही है। तो आपने क्या करना है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाना है, कोई भी एक लिस्टेड कंपनी सेलेक्ट करनी है, उसकी एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करनी है और उसमें से सिर्फ जो ऑडिटर रिपोर्ट होगी ना उसको आपने रीड करना है। आज असाइनमेंट क्या है? स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाना है, क्या करना है? वहां पर कोई भी एक कंपनी रेंडमली उठानी है, एनुअल रिपोर्ट उसकी डाउनलोड करनी है और उसकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 7 फॉर कैफ 8 ऑडिट एंड एश्योरेंस एसेंशियल्स। अच्छा, आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 शुरू करना है जो कि रिलेट कर रहा है ऑडिट रिपोर्ट से। अच्छा, हमने अपने पहले लेक्चर में अगर आप रिकॉल करें हमने 4 स्टेप्स पढ़े थे। क्या 4 स्टेप्स थे मैम? सबसे पहले क्लाइंट हमारे पास आया, हमने क्या करना है? उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद क्या करना है? प्लान करना है। फिर क्या करना है? ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है और उसके बाद रिपोर्ट। तो हम आखिरी स्टेप को अभी दूसरे चैप्टर में क्यों पढ़े हैं? प्लानिंग क्यों नहीं पढ़ी हमने? परफॉर्मेंस क्यों नहीं पढ़ी? ये क्वेश्चन आता है आपके माइंड में? आना चाहिए। रीजन बीइंग ये जो चैप्टर है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी सारी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी आपके लिए। तो जिस तरह आप FR2 में अगर आप पढ़ते हैं कंसोलिडेशन आपको पहले पढ़ा दिया जाता है, रीजन बीइंग कि आप उसके ज्यादा से ज्यादा सवाल कर सके थ्रू आउट द सेशन। तो इसलिए चैप्टर 2 के अंदर हमने क्या रखा हुआ है? ऑडिट रिपोर्ट का रखा हुआ है। ये चीज क्लियर होती है हमें। अच्छा, चैप्टर 1 में हमने काफी सारी टर्म्स पढ़ी थी जो हमारे लिए बिल्कुल न्यू थी, जो हमने आज से पहले लाइफ में नहीं सुनी थी। किसी भी टर्म के हवाले से किसी को कोई मसला, कोई कंफ्यूजन हो? कोई मसला नहीं है? ठीक है। अच्छा, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था फ्रेमवर्क का। फ्रेमवर्क क्या होता है? वो तो IFRS नहीं होते। फ्रेमवर्क एक ब्रॉड टर्म है, उसकी एक एग्जांपल क्या है? IFRS है। अच्छा, यहां तक हमें क्लियर थी बात। ये फ्रेमवर्क डिसाइड कौन कर रहे होते हैं? कंपनी या दोज चार्ज विद गवर्नेंस, डायरेक्टर्स। ठीक है। अब ये फ्रेमवर्क्स ना 2 तरह के होते हैं, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, एक होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। IFRS हमें कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट दे रहा होता है, कुछ चीजें वो कह रही है अलग अलग बताओ। जिस तरह IAS 16 में आपने कुछ डिस्क्लोजर पढ़े होंगे, वो नोट्स के अंदर हमें बताने होते हैं। हो सकता है एक लीगल केस चल रहा हो कंपनी पे, IFRS के मुताबिक वो डिस्क्लोज करना लाजमी नहीं है। IFRS के अपने रूल्स है ना लीगल केस को डिस्क्लोज करने की, उसकी प्रोबेबिलिटी देखी जाती है, इस तरह के रूल्स हैं। FAR2 में आप लोग पढ़ेंगे डिटेल से। IFRS के मुताबिक एज्यूम कर लें उस केस को डिस्क्लोज करना लाजमी नहीं है, लेकिन हम जब मैनेजमेंट में इवेल्युएट किया उस केस को, उसको ये पता चला कि यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए
अगर उसको हम चाह रहे हैं कि उसको अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो जाए हमारी कंपनी की, तो ये केस उनको पता होना चाहिए। एवेल्युएट क्या किया, केस उनको पता होना चाहिए, जबकि रिक्वायर्ड बाय आईएफआरएस नहीं था। तो क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या वो उस केस को डिस्क्लोज कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? कर सकते हैं। यहां पे दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आईएफआरएस अलाउ करता है तो फिर कर सकते हैं। अगर आईएफआरएस कहता है कि नहीं, जो डिस्क्लोजर मैंने कहे हैं आपने सिर्फ वही बताने हैं, ना कुछ एडिशनल बताना है ना कुछ लेस कर सकते हो, अगर तो आईएफआरएस स्ट्रिक्ट रूल्स दे देता है कि नहीं, आप जो मैंने रूल्स बताए हैं, जो डिस्क्लोजर जितने नंबर अमाउंट बताई हैं उतने ही आपने बताने हैं, तो फिर हम नहीं बता सकते वो लीगल केस। अगर आईएफआरएस कहता है कि बता सकते हो आप, अगर आपको फेयर प्रेजेंटेशन के लिए जरूरी है, अगर यूजर्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है एक चीज का डिस्क्लोजर, तो आप बता सकते हो, तो उस केस में हम बता देंगे उसको। ठीक है, तो अगर तो हमें अलाउ कर रहा हो वो फ्रेमवर्क जो हमने इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो हमें अलाउ कर रहा है कि हम एडिशनल डिस्क्लोजर भी दे सकते हैं, क्यों दे सकते हैं? यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि फेयर प्रेजेंटेशन हो सके, और उसके अलावा किसी एक रिक्वायरमेंट से हम उसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, कोई एक डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय आईएफआरएस है, हम उसको डिलीट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? ताकि क्योंकि अगर हमें पता है कि अगर तो हमने वो बता दिया तो यूजर उससे क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, उसको ठीक से समझ नहीं आ पाएंगी। तो इस केस में अगर ये चीज अलाउड हो तो इसको कहते हैं फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। क्या कहते हैं? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। इसकी एग्जांपल क्या है? आईएफआरएस। आईएफआरएस हमें अलाउ कर रहा होता है कि अगर आपको लगता है कि कोई आप एडिशनल डिस्क्लोजर देना चाह रहे हो जो कि यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, तो आप एडिशनल डिस्क्लोजर दे सकते हो। इसी तरीके से अगर कोई डिस्क्लोजर आप डिलीट करना चाह रहे हो तो उसको डिलीट कर सकते हो, लेकिन मकसद क्या होना चाहिए पीछे? फेयर प्रेजेंटेशन। यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर ये काम हो रहा है, ठीक है, उसको धोखा देने के लिए आप ये काम नहीं कर रहे, उसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर उस केस में अलाउड है। तो उस वाले फ्रेमवर्क को हम क्या कह रहे थे? ये क्या है? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है। दूसरी टाइप क्या आती है? कंप्लायंस फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में क्या हो रहा होता है? से जो रूल्स हमें बता दिया हमने उनको कंप्लाई करना है, हम कुछ एडिशनल नहीं बता सकते, कोई चीज डिलीट नहीं कर सकते। एग्जांपल क्या हो सकती है? टैक्स अथॉरिटीज ने हमें कहा है कि आप हमें हमारे रूल्स के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना कर दें, तो वो हमें अलाउ नहीं कर रही होती कि आप कोई एडिशनल चीज दें या कोई चीज डिलीट करें। वो कहते हैं जो हमने रूल्स बना दिए वो परफेक्ट है, आप बस उन रूल्स के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दें। डिफरेंस समझ आता है हमें? क्या डिफरेंस है सर? एक तो फ्रेमवर्क जो आईएफआरएस है, अगर उन्होंने अलाउ जो चीजें लिखी है कि ये चीजें अलाउ करनी है, ये इन्फॉर्मेशन आपके यूजर्स को प्रोवाइड करनी है, उनके प्रेजेंटेशन हो जिसकी तो हमें वो चीजें देनी देंगे। अगर उन्होंने मना कर दिया तो हमारे दो पॉसिबिलिटीज आती हैं, तो ये नहीं, उन्होंने मना किया तो नहीं देगी। कंप्लायंस भी है कि वो अथॉरिटी टैक्स है, उन्होंने बता दिया कि उनके रूल्स के मुताबिक हमने प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन शॉर्ट हम याद कैसे रख सकते हैं? फेयर प्रेजेंटेशन हमें अलाउ कर रहा है कि हम एडिशन या डिलीशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में कर सकते हैं, जबकि कंप्लायंस फ्रेमवर्क अलाउ नहीं कर रहा। ठीक है, यहां तक बात समझ आती है? ये कॉन्सेप्ट अपने क्यों पढ़ा? ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में इस्तेमाल हो रहा होगा। अच्छा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 क्या है जी? ऑडिट रिपोर्ट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट। कुछ स्टैंडर्ड एलिमेंट्स होते हैं सर हमारे ऑडिट रिपोर्ट में। ऑडिट रिपोर्ट आप में से किसी ने आज तक यकीनन नहीं देखी होगी। ठीक है, आज की आपकी असाइनमेंट क्या है? आपने कोई रिटर्न कुछ नहीं करना। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का आप लोगों को पता है? किसी को कोई ऐसा जिसको आइडिया ना हो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है? पता है आपको भी? आपको वहां पर क्या हो रहा होता है? जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनके शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं, और उनकी जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो वहां पे अवेलेबल होती हैं। और वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, एक एनुअल रिपोर्ट अवेलेबल होती है। एनुअल रिपोर्ट क्या होती है? किसी को पता है एनुअल रिपोर्ट क्या होती है? जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं लाजमी, जो कंपनीज एक्ट ने हमें कही हुई हैं, वो सारी रिपोर्ट्स इसका पार्ट होती हैं। ऐसे ही है। तो आपने क्या करना है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाना है, कोई भी एक लिस्टेड कंपनी सेलेक्ट करनी है, उसकी एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, और उसमें से सिर्फ जो ऑडिटर रिपोर्ट होगी ना, उसको आपने रीड करना है। आज असाइनमेंट क्या है? स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाना है, क्या करना है? वहां पर कोई भी एक कंपनी रेंडमली उठानी है, एनुअल रिपोर्ट उसकी डाउनलोड करनी है, और उसकी ऑडिट रिपोर्ट को रीड करना है।
बहुत लंबी रिपोर्ट होती है, 300-400 पेजेस की होती है, पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़नी, सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट, वो 2 पेजेस की है, टेंशन नहीं लेनी। एनुअल रिपोर्ट जो होती है वो 300-400 पेजेस की होती है, क्योंकि उसमें डायरेक्टर्स वगैरह भी अपनी चीजें बता रहे होते हैं, कंपनी पूरा अपना फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स बता रही होती है, क्योंकि वो क्यों बता रही होती है कंपनी इतनी ज्यादा चीजें, क्योंकि उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है आप लोगों से, वो चाह रही है आप उसके शेयर ज्यादा से ज्यादा खरीदें। समझ आती है बात? अच्छा, तो ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है? ये वो रिपोर्ट है जिसमें ऑडिटर अपना ओपिनियन दे रहा है। ओपिनियन किस चीज के ऊपर दे रहा है कि सर कोई हमने मटेरियल में स्टेटमेंट आइडेंटिफाई की है या नहीं की। अभी हम एक उसका ना स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, एक फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहला उसका फॉर्मेट होता है सर, उसमें हम टाइटल बता रहे होते हैं। उसका टाइटल क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। इसका मकसद क्या है? एनुअल रिपोर्ट, अभी हमने बात की एनुअल रिपोर्ट की। एनुअल रिपोर्ट में काफी सारी रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, डायरेक्टर रिपोर्ट भी होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होगी और ऑडिटर रिपोर्ट भी होगी, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो उन रिपोर्ट्स को ऑडिट रिपोर्ट से अलग करने के लिए इसको टाइटल दे दिया जाता है एक अलग से, जिसको हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। ठीक है, इंडिपेंडेंट की टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ऑलरेडी पता है क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंट की टर्म। किससे इंडिपेंडेंट होना चाहिए उसको? मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो टाइटल का रीजन हमें समझ आता है, टाइटल हम क्यों बता रहे हैं। जो सेकंड नंबर पे हम बता रहे होते हैं वो होता है एड्रेसी। एड्रेसी कौन है? जिसके लिए ऑडिट रिपोर्ट कर सकते हैं फेयर प्रेजेंटेशन के लिए, अगर हमने फेयरली प्रेजेंट करनी है चीजों को, जबकि कंप्लायंस में एडिशन डिलीशन नहीं कर सकते। जो डिस्क्लोजर रिक्वायर किए हैं वो ये डिस्क्लोजर एज इट इज बताने होते हैं। 3 सेक्शन में क्लियर है। चौथा सेक्शन होता है बेसिस फॉर ओपिनियन। जो भी हमने ओपिनियन दिया उसकी बेसिस क्या है। अगर हमने कोई गलती निकाली थी, मिसस्टेटमेंट निकाली थी, तो हम वो एक्सप्लेन कर रहे होंगे सेक्शन में कि सर हमने जो ऊपर बताया कि मटेरियल में स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, वो क्यों कर रही है, कौन से हेड में कौन से एरिया के अंदर कितनी फिगर खराब है, इस वजह से हमने मिसस्टेटमेंट निकाली है। ये चीजें हम कहां बता रहे होंगे? बेसिस ऑफ ओपिनियन में। ओपिनियन में हम सिर्फ क्या बता रहे हैं? मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। बेसिस ऑफ ओपिनियन में क्या बता रहे हैं? क्यों है। और इवन इफ अगर क्लीन रिपोर्ट है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, तो वो भी हम किस बेसिस पर कह रहे हैं? किस बेसिस पर कह रहे हैं? इसमें हम इमटेरियल अमाउंट शामिल कर सकते हैं। इमटेरियल नहीं, मतलब उसको अगर बिल्कुल साफ रिपोर्ट है तो वो सामने बता दें कि इमटेरियल प्रेजेंट कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं कि बाकी सारी चीजें पूरी कुछ इमटेरियल अमाउंट से जिसको हमें कंसीडर नहीं। आपका सवाल ये है कि हम जब अपना ओपिनियन दे रहे हैं तो हमें उनको आइडियली बताना चाहिए ना कि हमने 100% ट्रांजैक्शन चेक नहीं की और हमने सिर्फ मटेरियल चीजों को देखा है। यही सवाल है आपका। ये चीजें हम बड़ी डिटेल से बता रहे होते हैं ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। ठीक है, रिपोर्ट के अंदर ये चीजें कवर हो रही होती हैं। और जब हम अपना ड्राफ्टिंग हम कल की क्लास में देख रहे होंगे, ओपिनियन कैसे ड्राफ्ट करते हैं, तो उसमें हम बता रहे होते हैं इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स। तो मटेरियल का वर्ड हम अपने ओपिनियन में भी शामिल कर लेते हैं, बेसिस ऑफ ओपिनियन में भी शामिल कर लेते हैं, तो उससे भी ये चीज क्लियर हो जाती है। अच्छा, बेसिस ऑफ ओपिनियन में हम कुछ बातें बता रहे होते हैं कि हमने ऑडिट किन रूल्स के मुताबिक किया। किन रूल्स के मुताबिक करते हैं ऑडिट? आईएसएस के मुताबिक करते हैं, आईएसएस के मुताबिक करते हैं। और हमने जब बोर्ड्स की डिस्कशन कर रहे तो उसमें हमने 2 तरह के बोर्ड्स पढ़े थे। एक तो ऑडिट एंड एश्योरेंस के बोर्ड था और दूसरा कौन था? एथिक्स का। अच्छा, एथिक्स के बोर्ड ने भी हम पे कुछ रिक्वायरमेंट रखी हुई है ऑडिटर पे। मेनली वो किससे रिलेट करती हैं? आपके इंडिपेंडेंस से रिलेट कर रही होती हैं कि हमने कैसे इंश्योर करना है एथिकली कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट हो। तो वो रिक्वायरमेंट भी हमें कंप्लाई करना हमारे लिए लाजमी है। ठीक है, तो हमने क्या बताना है बेसिस ऑफ ओपिनियन में? हमने ऑडिट किसके मुताबिक किया? आईएसएस के मुताबिक किया। हम कंप्लाई कर रहे हैं किससे? एथिकल रिक्वायरमेंट से। और तीसरी चीज हम बताएंगे कि हमने जो एविडेंस लिया है वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है। सफिशिएंट क्या होता है राफा भाई? सफिशिएंट क्वांटिटी को कह सकते हैं हम, सफिशिएंसी। ठीक है, एप्रोप्रिएटनेस किसको कह सकते हैं हम? इन शॉर्ट, हाँ, वन वर्ड अगर हम बात करें, क्वालिटी। बिल्कुल। और ये किसके फर्दर 2 फैक्टर्स क्या थे? रेलेवेंस और रिलायबिलिटी। बस ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली बेसिस ऑफ ओपिनियन में हम क्या बता रहे हैं? 3 चीजें पहले तो बता रहे हैं कि हमने ऑडिट
आईएसएस के मुताबिक किया, दूसरी बात हम एथिक्स के जो रिक्वायरमेंट है उनसे कंप्लाई कर रहे हैं, और तीसरी बात हम क्या बता रहे हैं कि हमने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लिया है। ये हम क्यों बता रहे हैं? जब भी आप एक अपनी रिपोर्ट में एक स्टेटमेंट देते हो ना, तो उससे आपके ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। लायबिलिटी क्या क्रिएट हो जाती है? कल को आईकैप वाला अगर रिव्यू करने आता है तो अपनी स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको पकड़ेगा कि आपने स्टेटमेंट दी थी कि आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिया है, अब आप मुझे प्रूफ करो कि आपने वाकई में लिया। ठीक है, वो आपके काम को रिव्यू करते वक्त वो आपसे पूछ सकता है कि सफिशिएंसी कैसे आपने इंश्योर की, क्वांटिटी कैसे इंश्योर की, क्वालिटी कैसे इंश्योर की। तो जब भी हम अपनी रिपोर्ट में एक स्टेटमेंट देते हैं तो उससे हम अपने ऊपर क्या बना लेते हैं? लायबिलिटी बना लेते हैं। समझ आती है बात? बेसिस ऑफ ओपिनियन समझ आता है। तो इसके अंदर भी पहले हम क्या बता रहे होते हैं कि हमने आईएसएस के मुताबिक किया, एथिक्स फॉलो किए हैं और हमने एविडेंस वगैरह ले लिया अपना, और फिर अगर कोई हमने मिस स्टेटमेंट निकाली हो तो वो क्यों निकाली है, क्या कौन सी फिगर थी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का एरिया था, उसमें डेप्रिसिएशन कम रिकॉर्ड हुई थी, ये सारी चीजें बता रहे होते हैं। नहीं, भाई का सवाल है कि हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लिया ड्यूरिंग आवर ऑडिट। क्या हम ये तभी बताते हैं जब हमने कोई मिस्टेक नहीं निकाली, या तब भी बताते हैं जब हमने मिस्टेक निकाली है? लेकिन इसका मतलब क्या है कि हमने एविडेंस लिया है? इसका मतलब ये है कि हमने अपना काम ठीक से किया है, हमने अपनी पूरी मेहनत की है, हमने क्वांटिटी भी इंश्योर की है, क्वालिटी भी इंश्योर की है। अब उसके बाद मिस्टेक्स निकलती हैं या नहीं निकलती, ये तो एक अलग मैटर है ना। ठीक है, इससे ये चीज तो नहीं हमारी इफेक्ट हो रही कि सफिशिएंट एविडेंस है, एप्रोप्रिएट एविडेंस है या नहीं है। इवन इफ गलती हो या ना हो, ये स्टेटमेंट हम दे सकते हैं क्योंकि हमने एविडेंस तो लिया है, उस एविडेंस की बेस पे ही तो हम बता रहे हैं कि कोई गलती है या नहीं है। समझ आती है बात? बेसिस ऑफ ओपिनियन। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। ये हम क्यों बता रहे हैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में? ताकि मैनेजमेंट को भी पता हो, शेयर होल्डर्स को भी पता हो, और हमें भी पता हो कि मैनेजमेंट के क्या क्या काम है। हमने एक टर्म पढ़ी थी ना एक्सपेक्टेशन गैप की। एक्सपेक्टेशन गैप क्या था कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो जाए, मैनेजमेंट जो काम कर रही है शेयर होल्डर ये ना समझ ले कि वो काम ऑडिटर का है। ठीक है, तो उस वजह से हम क्या बता रहे होते हैं? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रहे होते हैं। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना, दूसरी ऐसे इंटरनल कंट्रोल्स रखना जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे से प्रिपेयर हो रही हो, तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्या है? गोइंग कंसर्न असेसमेंट। ये टर्म आपने पहले कभी पढ़ी है? कहाँ पढ़ी है? FAR2 में आपने पढ़ी है? जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं ना, उसमें हम एसेट्स को दो क्लासिफिकेशंस में दिखा रहे होते हैं, करंट और नॉन करंट। जब हम नॉन करंट एसेट दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि इसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा अरसे में मिलेगा। और नॉन करंट लायबिलिटीज का क्या मतलब है? ये लायबिलिटीज हमें सेटल करनी है 1 साल के ज्यादा अरसे में। ठीक है, तो जब भी हम आपने बचपन से अब तक जो भी अकाउंटिंग सीखी है ना, उसमें एक इंप्लाइड अजम्पशन होती है कि एंटिटी गोइंग कंसर्न पे है। क्या मतलब है इसका? कि एंटिटी 12 महीनों से ज्यादा तो कंटिन्यू रहेगी, एटलीस्ट 12 महीनों से ज्यादा तो एंटिटी अपना काम करेगी। ठीक है, और अगर 12 महीनों से ज्यादा एंटिटी काम करेगी, ऑब्वियसली तभी नॉन करंट एसेट एग्जिस्ट कर सकते हैं ना। 12 महीनों से ज्यादा फायदा हम कब हासिल कर सकते हैं? अगर एंटिटी एग्जिस्ट कर रही है 12 महीनों से ज्यादा। लायबिलिटीज अगर हम कह रहे हैं हम सेटल करेंगे 12 महीनों के बाद, तो इसका इंप्लाइड मतलब क्या है कि एटलीस्ट 12 महीनों तक तो हमारी एंटिटी एग्जिस्ट करेगी ही। तो इस अजम्पशन को जो कहते हैं, इसको कहते हैं हम गोइंग कंसर्न असेसमेंट या अजम्पशन। अब इस अजम्पशन की असेसमेंट कर रही होती है मैनेजमेंट। कैसे असेसमेंट करती है? वो देखती है कि हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल है, क्या ये इस काबिल है कि 12 महीनों से ज्यादा चल सके, और उस असेसमेंट को फिर हम देख रहे होते हैं एज ऑडिटर कि क्या उन्होंने ठीक असेसमेंट की है या नहीं। गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या होती है और गोइंग कंसर्न की असेसमेंट कौन कर रहा होता है, ये समझ आता है हमें? कोई सवाल किसी का? हम लोग गोइंग कंसर्न असेस करते हैं किस तरह करते हैं? हम प्रॉपर्टी बेस पे नहीं देख सकते, क्या पता है सब एक लॉस हो जाए। एक कंपनी है, उसकी बहुत सारी लायबिलिटीज है, बहुत सारे लोन उसने लिए हुए हैं। ठीक है, जिन लोगों से लोन लिए हुए हैं वो बार बार उसको नोटिस भी भेज चुके हैं कि आप हमारे लोन हमें वापस करें।
ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, आपकी इन्वेंट्री उठा लेंगे, आपके प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट उठा लेंगे, आपकी कंपनी सील कर देंगे। क्या आपको पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि 12 महीनों से ज्यादा सर्वाइव कर सकती है? कंपनी के पास पैसे भी नहीं है देने के लिए, तो ये एक इंडिकेशन मिल गई हमें। इसी तरह बहुत सारे इंडिकेशंस हैं जो कि हम मोस्ट प्रोबेबली इसी चैप्टर के अंदर हम इंडिकेशंस पढ़ रहे होंगे कि जिनसे हमारी गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो है वो डाउटफुल हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आता है तो मैम आप मुझे बता दें, अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट ना हो, इसका क्या मतलब है कि 12 महीनों से ज्यादा एंटिटी सर्वाइव नहीं कर सकती। गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या होती है कि 12 महीनों से ज्यादा सर्वाइव करना है। मैं क्या कह रहा हूं, गोइंग कंसर्न अजम्पशन नहीं है, सही। तो इसका क्या मतलब है, 12 महीनों से कम सर्वाइव करेगी एंटिटी। इस केस में हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या इंपैक्ट आएगा, बता सकते हैं मुझे? मैम आप बताएं। अगर तो जो एंटिटी है वो 12 महीनों से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकती, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसका कोई इंपैक्ट आएगा? आप जितने भी नॉन करंट एसेट्स हैं उनको उठा के हमें लाना पड़ेगा किसमें, करंट एसेट्स में। जितनी भी नॉन करंट लायबिलिटीज है उनको उठा कर लाना पड़ेगा करंट लायबिलिटीज। ये बात समझ आती है? बिल्कुल, जितने पीरियड तक हमारी असेसमेंट है कि हम सर्वाइव करेंगे उतने पीरियड तक की ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बना रहे होंगे। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने यहाँ पे कितनी बतानी है, 3। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, इंटरनल कंट्रोल अच्छे रखना और गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करना। गोइंग कंसर्न असेसमेंट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको देखना कि वो मैनेजमेंट ने ठीक से असेसमेंट की है या नहीं की। ठीक है, अच्छा, हमने चैप्टर 1 में भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी थी 3, वो क्या थे? इंटरनल कंट्रोल्स इंश्योर करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे तो तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट हो गई है। तो अगर एग्जाम में उसने पूछ लिया हमसे तो हम क्या बताएंगे? क्वेश्चन आना चाहिए आपके माइंड में। अगर एग्जाम में उसने पूछ लिया कि ऑडिटर की मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताओ, तो क्या बताएंगे? बेसिकली ना ऑडिट के स्टैंडर्ड्स होते हैं डिफरेंट। क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स होते हैं। यहाँ पे ऑल्दो हम स्टैंडर्ड वाइज तो नहीं पढ़े चीजें, लेकिन वो जो रिक्वायरमेंट थी, जो 3 रिक्वायरमेंट थी, वो एक दूसरे स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट थी। ये जो रिक्वायरमेंट है, ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये जो ऑडिट रिपोर्ट वाला स्टैंडर्ड है उसकी रिक्वायरमेंट है। तो अगर वो आपसे पूछता है इन जनरल कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएं विद रिस्पेक्ट मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएं, ठीक है, तो हम क्या बताएंगे? जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ी थी वो बता देंगे। और अगर वो स्पेसिफाई कर देते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट के एस्पेक्ट से मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएं, तो फिर ये वाली 3 बता देंगे। और अगर वो जनरल क्वेश्चन पूछते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आइडियली आंसर आपका क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर वो ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड पूछ रहा है तो ये वाली, अगर वो जनरल पूछ रहे तो जो पहले चैप्टर में पढ़ी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जी, ये डिफरेंस ऐसा है कि ऑडिट रिपोर्ट का स्टैंडर्ड के वो रिस्पांसिबिलिटीज बता रहा है कि और दूसरा स्टैंडर्ड, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट में वो क्या इंफॉर्मेशन थी, वो जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो हम यहाँ पे नहीं बता रहे कि ऑडिटर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये इंप्लाइड होता है कि ऑडिटर को इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करनी ही है। ऑडिट रिपोर्ट में उससे ज्यादा जरूरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या है? गोइंग कंसर्न असेसमेंट। ये जिन लोगों ने स्टैंडर्ड बनाया उनकी जजमेंट पे बेस्ड है। उन्होंने क्या सोचा कि भाई ऑडिट रिपोर्ट में क्योंकि हम इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं तो ये जो असेसमेंट है ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमें हाईलाइट करना चाहिए कि ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ऐसा ना हो कि हम वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लें, हम उसको ऑडिट कर दें और अगले 6 महीनों में कंपनी बंद हो जाए, तो लोग आगे किसको पकड़ेंगे? ऑडिटर को, कि तुमने इसको ऑडिट किया था। लेकिन जब वो ऑडिटर को पकड़ेंगे तो ऑडिटर सबसे पहली उनको बात क्या बताएगा कि भाई ये असेसमेंट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? प्राइमरी मैनेजमेंट की। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कुछ, वो हम यहाँ पे बता रहे होते हैं। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? एक तो उसने रीजनेबल अश्योरेंस लेनी होती है, और उसके अलावा रिपोर्ट में ओपिनियन देना होता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ फर्दर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बता रहे होते हैं। उनको अगर हम डिस्कस करें, रिस्क हम असेसमेंट कर रहे होते हैं,
आइडेंटिफाई करना, असेसमेंट करना रिस्क की। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है रिस्क असेसमेंट क्या होते हैं। अच्छा, रिस्क असेसमेंट के अंदर हम क्या काम कर रहे होते हैं, मुझे भी बता सकते हैं? नहीं, रिस्क असेसमेंट कर मतलब उससे हम आउटपुट क्या ले रहे हैं रिस्क असेसमेंट करके? हम उसमें कर क्या रहे होते हैं? हम अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते हैं किसकी? एंटिटी की और उसके इंटरनल कंट्रोल्स की। उसके अलावा एक और उसका काम क्या होता है? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना। ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंटरनल कंट्रोल्स को समझना, उनको अंडरस्टैंड करना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिटर की है। अकाउंटिंग पॉलिसीज, एस्टिमेट्स और डिस्क्लोजर को इवेल्युएट करना, क्या इन्होंने पॉलिसीज ठीक अप्लाई की हैं या नहीं, और ये किसके मुताबिक देखेंगे कि जो फ्रेमवर्क है उनका उसके मुताबिक देख रहे होंगे। उसके अलावा क्या मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न असम्पशन जो मैनेजमेंट की है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं, ये भी देखना किसका काम है? ऑडिटर का। गोइंग कंसर्न की असेसमेंट बनाना किसका काम था? मैनेजमेंट का। उसकी एप्रोप्रिएटनेस देखना, क्या उन्होंने ठीक बनाई है या नहीं, ये किसका काम है? ऑडिटर का काम है। उसके अलावा ओवरऑल प्रेजेंटेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी कौन देख रहा होता है? ऑडिटर देख रहा होता है। तो ये सारी चीजें हम क्यों बता रहे हैं? और क्योंकि ऑडिटर को भी ये चीज पता हो कि उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जी क्या कह रहे हैं? लास्ट पॉइंट क्या है? ओवरऑल प्रेजेंटेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन हम कैसे कर रहे होते हैं? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। हम ये बता भी चुके हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका काम क्या है? उनको चेक करना, रिव्यू करना। जी प्रैक्टिकली कैसे पता चल रहा होता है? पाकिस्तान की आप किसी भी कंपनी के ऑडिट पे जाएंगे, वो फेयर प्रेजेंटेशन फॉलो कर रहे थे क्योंकि वो आईएफआरएस को फॉलो कर रहे थे। सर फेयर प्रेजेंटेशन में आईएफआरएस के अलावा भी हो सकता है? यस, यूएस गैप्स। बेसिकली ये जो आप पूछ रहे हैं कि फेयर प्रेजेंटेशन है या कंप्लायंस है, आप मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं। आप अपनी असेसमेंट लगा सकते हैं कि ये रूल्स बना के जो दे रहा है आईएफआरएस, एक बॉडी होगी जो कि ये रूल्स बना के दे रही होगी आईएफआरएस के, आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, या उनकी जो पेपर्स हैं उसमें चेक कर सकते हैं कि क्या ये अलाउ कर रहे हैं एडिशन डिलीशन या नहीं कर रहे। इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, आपको पता है वो क्या कर रहा होता है? बैंक्स को रेगुलेट कर रहा होता है। अगर वो कहता है बैंक्स को कि आप मेरे असूलों के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, तो वो भी एक फ्रेमवर्क दे रहे हैं ना उनको। आप क्या करेंगे? आप देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या अलाउ कर रहा है उनको एडिशन डिलीशन। अगर अलाउ करता है तो वो क्या हो गया? फेयर प्रेजेंटेशन। अगर नहीं कर रहा तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क। अच्छा, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने कुछ पढ़ ली। उसके अलावा वो कह रहा है ऑडिटर कम्युनिकेट करता है दोज चार्ज विद गवर्नेंस को। दोज चार्ज विद गवर्नेंस कौन होते हैं? डायरेक्टर्स। क्या कम्युनिकेट कर रहा होता है? ऑडिट का स्कोप एंड टाइमिंग। ऑडिट का स्कोप एंड टाइमिंग, हम कब आएंगे और कब जाएंगे। लेट्स से दिसंबर ईयर एंड है, तो जनरली हम लोग क्या कर रहे होते हैं? नवंबर के महीने में या उससे भी पहले जाके अंडरस्टैंडिंग लेना शुरू कर देते हैं। वो जो हमने एक चीज समझी थी ना, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग और उसके इंटरनल कंट्रोल्स की, वो काम हम ईयर एंड से पहले ही 1 महीना पहले जाके करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हम ये करने से पहले हम पहले उनको बताएंगे कि सर हमने नवंबर के अंदर आ जाना है आपके पास अपने काम करने के लिए। तुम क्या बता रहे होंगे? ऑडिट का स्कोप एंड टाइमिंग। ठीक है, स्कोप से क्या मतलब है कि हम क्या क्या कवर कर रहे हैं। ठीक है, हम रेवेन्यू पे इतने दिन कवर करेंगे, हम कॉस्ट ऑफ सेल्स पे इतने दिन में कवर करेंगे, ये बंदे हमारे एलोकेटेड होंगे, ये सारी डिटेल्स हम बता रहे होंगे। किसको बता रहे होंगे? दोज चार्ज विद गवर्नेंस को। उसके अलावा सर कंप्लायंस विद एथिकल इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स फॉर लिस्टेड एंटिटीज। ये रिक्वायरमेंट सिर्फ किसके लिए? लिस्टेड एंटिटीज के लिए। और ये रिक्वायरमेंट क्या है कि सर हम एथिकल जो रिक्वायरमेंट्स है उनसे कंप्लाई कर रहे हैं। एथिकल रिक्वायरमेंट ने आपको बताया कि क्या होती है, फोकस उनका क्या होता है कि हम इंडिपेंडेंट है या नहीं है, इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ये चीज भी किसको कम्युनिकेट की जा रही होती है? दोज चार्ज विद गवर्नेंस को। और सिर्फ कब कम्युनिकेट की जा रही होती है? लिस्टेड कंपनीज हो सिर्फ तब। उसके अलावा की ऑडिट मैटर की एक टर्म यहां पे आ रही है, ये भी हम किसको बता रहे होते हैं? दोज चार्ज विद गवर्नेंस को। की ऑडिट मैटर क्या होता है? कल के लेक्चर में डिटेल से पढ़ लेंगे, अभी इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था अगर तो हमें आईएसएस कह रहे हैं कुछ कम्युनिकेट करो किसी बंदे को, तो हम
वो भी करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अगर हमें लोकल लॉज कुछ बातें कह रहे हैं कि आप ये चीजें भी वेरीफाई करो, ये चीजें कम्युनिकेट करो, तो क्या वो करना भी जरूरी हो जाता है हमारे लिए? लोकल लॉज का कंप्लायंस भी जरूरी है। अगर आईएसए की रिक्वायरमेंट में और लोकल लॉज में क्लैश आ जाए, कंफ्लिक्ट आ जाए, आपने भी सवाल पूछा था, उस केस में हम किसको फॉलो कर रहे होते हैं? लोकल लॉज को, क्योंकि हमेशा लोकल लॉज क्या करते हैं? प्रिवेल कर रहे होते हैं। अच्छा, तो 7th नंबर पे हम क्या बता रहे होते हैं? अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। और ये रिक्वायरमेंट्स हम पे कौन लगा रहा होगा पाकिस्तान के अंदर? कंपनीज एक्ट लगा रहा होगा। तो अगर तो वो हम पर कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी अप्लाई कर रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? हम रिपोर्ट के 2 सेक्शंस बना लेते हैं। रिपोर्ट के 2 सेक्शंस बना लेते हैं। क्या नाम देते हैं सर? एक का नाम देते हैं रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हम क्या बता रहे होंगे? जो हमने ऑडिट किया उसकी सारी चीजें। और दूसरे सेक्शन को नाम दे रहे होते हैं रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। क्या किया हमने? अगर तो लॉ ने हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स दी हमें, जो कि पाकिस्तान का लॉ हमें दे रहा होता है रिक्वायरमेंट्स, तो हम क्या करते हैं? रिपोर्ट के 2 हिस्से बना लेते हैं, 2 सेक्शंस बना लेते हैं। एक सेक्शन को क्या नाम देते हैं? रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरे सेक्शन को क्या नाम देते हैं? अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, उसके ऊपर रिपोर्ट। अच्छा, अब लॉ ने हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमारे ऊपर लाजमी की हैं, वो देख लेते हैं। पहली रिक्वायरमेंट कह रहे हैं कि ऑडिटर ने इंश्योर करना है कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैप्ट कर रही है कंपनी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती है? क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही होती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या फर्क है? जी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे पास, जो सेल इनवॉइस है, परचेज इनवॉइस है, हाँ, अटेंडेंस शीट्स हो गई एम्प्लॉयज की, ये सारी किसके अंदर आ जाती हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, जिनकी बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही होती है। तो कंपनीज एक्ट क्या कह रहा है कि ऑडिटर जब ऑडिट करने जाएगा तो आप ये भी इंश्योर करो कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी वो जो है मेंटेन कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, ये आईएसए ने रिक्वायरमेंट हम पर नहीं लगाई थी, कौन लगा रहा है? कंपनीज एक्ट लगा रहा है। दूसरी रिक्वायरमेंट को क्या कह रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्री कर रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिटर्न्स के साथ। इसका क्या मतलब है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी बेसिस पे बन रही थी? बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बेसिस पे, तो उनको एग्री भी करना चाहिए उनके साथ। ठीक है, और ये चीज हम देख भी रहे होते हैं अपने ऑडिट प्रोसीजर में। तो लॉ कह रहा है आप ये इंश्योर मुझे भी कर दो, ठीक है, कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ वो एग्रीड है। दूसरी बात वो क्या कर रहे हैं? रिटर्न्स के साथ एग्रीड है। रिटर्न्स कौन सी होती हैं? जिसमें टैक्स रिटर्न्स हम फाइल कर रहे होते हैं। टैक्स रिटर्न्स भी किस बेसिस पे बन रही होती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेसिस पे बन रही होती हैं। टैक्सेबल प्रॉफिट हम निकालते हैं, उसके ऊपर टैक्स रेट लगाते हैं और हमारा इनकम टैक्स आ जाता है। अच्छा, एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के मुताबिक बनाई है, क्या टैक्स उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रॉफिट पे लग रहा होता है? नहीं लग रहा होता। उसमें हम कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं। ठीक है, ठीक है, आपने एक वर्किंग पढ़ी होगी, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, आईएस 12 के अंदर एफआर 2 में आप पढ़ रहे होंगे ये चीज। ठीक है, खैर ये हमारी टॉपिक से रेलिवेंट नहीं थी, जैसे एक बात आ गई मेरे माइंड में। तो क्या वो जो रिटर्न्स हैं उनके साथ भी ये चीजें एग्री करनी चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमारी एग्री करना चाहिए। तो ये भी इंश्योर करना किसकी जिम्मेदारी होगी? अब ऑडिटर की। और ये जिम्मेदारी किसने डाली है? कंपनीज एक्ट ने। तीसरी जिम्मेदारी वो क्या कह रहा है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड गारंटी फॉर द कंपनी बिजनेस। जितने भी हमने इन्वेस्टमेंट किए हैं, जितने भी हमने खर्चे किए हैं, एक्सपेंडिचर किए हैं, जितनी भी हमने गारंटीज वगैरह दी हैं। गारंटी देना क्या होता है? गारंटी देना क्या होता है? आप किसी से पैसे लेती हैं, ठीक है, आप किसी से उधार लेती हैं, ठीक है, ये आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, ये आपके बिहाफ पे गारंटी देती है कि अगर आपने नहीं दिए तो ये दे देंगे। इसको क्या कहते हैं? गारंटी देना। तो अगर कंपनी किसी के बिहाफ पे गारंटी देती है, कंपनी क्यों देगी किसी के बिहाफ पे गारंटी? और वो इतना फेवर किसी को क्यों दे रही है, गारंटी क्यों दे रही है? क्योंकि वो उसकी यकीनन जानने वाले की कंपनी होगी तभी देगी। ठीक है, अच्छा, तो कंपनी ने जो गारंटियां दी हैं, जो इन्वेस्टमेंट की है, जो खर्चे किए हैं, वो कंपनी के बिजनेस के लिए ही किए हैं। यानी कि उसने कोई अनड्यू फेवर तो नहीं दे दिया किसी को। ऐसा तो नहीं है कि उसको पता है कि ये जो दूसरी कंपनी है जिसके ऊपर मैं गारंटी दे रहा हूं, ये मेरे भाई की है, ये पे नहीं कर सकेगा, अल्टीमेटली मुझे ही पे करना पड़ेगा, स्टिल वो गारंटी दे दे, तो इससे होगा क्या? कंपनी को नुकसान हो रहा होगा। तो हमने इंश्योर क्या करना है कि जो भी वो काम कर रहा है वो कंपनी के बिजनेस के लिए कर रहा है, कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए कर रहा है। ये इंश्योर करना भी किसकी जिम्मेदारी होगी? ऑडिटर।
ऑडिटर की जिम्मेदारी है। पहले ये मैनेजमेंट की हाँ, प्राइमरी तो मैनेजमेंट की है, इसको चेक करना कि क्या मैनेजमेंट ने ये सब अपने कंपनी के फायदे के लिए किया या नहीं, ये ऑडिटर का काम है। चौथी रिक्वायरमेंट क्या कह रहे हैं कि जो ज़कात रिक्वायर्ड थी डिडक्ट करना लॉस के मुताबिक, वो डिडक्ट कर दिया और डिपॉजिट करवा दिया या नहीं करवाई, ये चेक करना भी किसका काम हो गया, ऑडिटर का। और ये चारों रिक्वायरमेंट्स किसने लाजमी की ऑडिटर पे, कंपनीज एक्ट में। यहां तक हमें समझ आती है बात। अगर लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हों तो हम अपनी रिपोर्ट के 2 हिस्से बना देते हैं। उसके बाद आता है सर ऑडिटर के सिग्नेचर और उसका नाम। जो हमने रिपोर्ट बनाई है उसको हमें साइन भी करना पड़ेगा, ठीक है, वरना अगले बंदे को कैसे पता चलेगा कि ऑडिटर की रिपोर्ट है। साइन कौन कर रहा होता है, किसी को आइडिया? इंगेजिंग पार्टनर, जो पार्टनर होता है, जो ऑडिट फर्म्स होती है ना उसमें अल्टीमेट ओनर कौन होता है, पार्टनर होता है, उसी के यहाँ पे साइन रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, सिग्नेचर के बारे में कुछ चीजें हैं, वो कह रहे हैं रिपोर्ट साइन होनी चाहिए इन द नेम ऑफ ऑडिट फर्म, ऑडिट फर्म के नाम पे रिपोर्ट साइन होनी चाहिए, इन द और इन द पर्सनल नेम ऑफ ऑडिटर, या फिर जो पार्टनर है उसके पर्सनल नाम पे। इसका क्या मतलब है, यानी कि सिग्नेचर होंगे या तो वो फर्म के नाम पे होंगे, कर कोई पार्टनर ही रहा होगा, लेकिन किसके बिहाफ पे कर रहा होगा, फर्म के बिहाफ पे, यानी कि जो लायबिलिटी है वो किसके ट्रांसफर कर रहा है, फर्म को, या फिर उसके अपने नाम पे होंगे। जब अपने नाम पे होंगे तो इसमें लायबिलिटी किसके पास रख रहा है, वो अपने पर्सनल नाम पे रख रहा है, ठीक है। या फिर दोनों काम भी हो सकते हैं, पर्सनल के नाम पे भी कर दे और फर्म के नाम पे भी कर दे, ठीक है। और ये चीज हमें कौन बता रहा होगा, जो लोकल लॉ है ये बता रहा होगा कि आपने पर्सनल नाम पे करना है, आपने फर्म के नाम पे करने हैं, या फिर दोनों करने हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं लिस्टेड कंपनीज के केस में एंगेजमेंट पार्टनर इज आल्सो रिक्वायर्ड अनलेस पर्सन सिक्योरिटी थ्रेट, नेम उसका चाहिए होता है। अच्छा, हमने सिग्नेचर की तो बात कर ली, लेकिन हमने क्या ये बताया कि जो पार्टनर था, XYZ बंदा पार्टनर था जो फर्म का, उसका नाम भी होना चाहिए। सिर्फ लिस्टेड कंपनी के केस में वो कह रहे हैं रिक्वायर्ड है कि आप उसका नाम लिखोगे साथ। सिग्नेचर और नाम में तो फर्क होता है ना, सिग्नेचर तो किसी को नहीं समझ आ रहे होते, गंदी सी लकीरें डाल के दे रहे होते हैं, उससे नाम तो किसी को नहीं पता चल रहा होता। फर्म का जो पार्टनर, जो इंगेजमेंट पार्टनर है, जिसने इस इंगेजमेंट को डील किया, उसका नाम भी बता रहे होते हैं कि इस केस में अगर लिस्टेड कंपनी है तो। अगर लिस्टेड कंपनी नहीं है तो नाम बताने की जरूरत नहीं है। और इवन इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी अगर तो उसको खतरा है, अगर उसको खतरा है कि उसको धमकियां आना शुरू हो जाएंगी अगर नाम उसका आ गया पब्लिक में कि इस बंदे ने ऑडिट रिपोर्ट साइन की है, इसने ये गलतियां निकाली हैं, ठीक है, अब इसको हम नहीं छोड़ेंगे, तो उस केस में वो उस नाम को अगर अवॉइड करना चाहे बताने से तो वो अवॉइड कर सकता है। क्या पढ़ लिया हमने, ऑडिटर के सिग्नेचर लाजमी है, वो किस किस के नाम पे हो सकते हैं, ऑडिटर के नाम पे भी हो सकते हैं, फर्म के नाम पे भी हो सकते हैं। और नाम कब बताना है ऑडिटर का, ओनली इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, लेकिन उस केस में भी वो अवॉइड कर सकता है अगर तो उसको कोई खतरा हो। उसके बाद डेट ऑफ द रिपोर्ट, डेट कौन सी डालनी है हमने रिपोर्ट पे, रिपोर्ट इशू की। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, हमने पढ़ा था एजीएम हो रही होती है, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट हो रही होती है शेयर होल्डर्स को। उनको प्रेजेंट होने से पहले वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, वो भी अप्रूव कर रही होती है, उनको कर रही होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले अप्रूव करती है, फिर उसके बाद वो किसको दे रही होती है, शेयर होल्डर्स को दे रही होती है। तो वो क्या बता रहे हैं कि डेट मस्ट बी ऑन और आफ्टर द डेट व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड बाय बोर्ड। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड ने अप्रूव कर दी ना, या तो वो डेट होनी चाहिए या फिर उसके बाद की डेट होनी चाहिए। समझ आती है बात। पहली बात हमने क्या पढ़ी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन अप्रूव कर होता है, बोर्ड अप्रूव करता है, ठीक है, साइन करता है वो, ठीक है। आपके चैप्टर हो गए कंपनीज एक्ट में अकाउंट्स के नाम से, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के नाम से, चैप्टर 11। उसके अंदर आप ये सारी रिक्वायरमेंट्स बहुत डिटेल से पढ़ेंगे भी कि पहले क्या कर रही होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, खुद उसको अप्रूव कर रहे होते हैं, फिर उसको शेयर होल्डर्स को दे रहे होते हैं। रिक्वायरमेंट को क्या बता रहे हैं कि हमने जो ऑडिट रिपोर्ट में डेट डालनी है ना, वो कभी भी उस डेट से पहले की नहीं डालनी जब बीओडी जो है वो अप्रूव कर रही है, हमेशा या तो उस डेट की या उस डेट के बाद की डेट डालनी है। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि जब हमें एविडेंस मिल जाता है, जब हम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ले लेते हैं, उससे पहले की भी डेट नहीं डालनी। और एविडेंस हम कब ले लेते हैं, रिपोर्ट इशू करने से पहले हम एविडेंस तो ले ही लेते हैं ना, प्रोसीजर जब कर रहे होते हैं तो एविडेंस मिल जाता है।
तो ऐसा नहीं हमने करना कि अभी तक एविडेंस हमें मिला नहीं, रिपोर्ट पहले इशू कर दें। आइडियली करनी भी नहीं चाहिए, जब तक हमने अभी एक चीज की एविडेंसेस नहीं लिए तो रिपोर्ट इशू करना अलाउड नहीं होना चाहिए। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई डेट आप उस डेट नहीं डाल सकते जब तक आपको एविडेंस नहीं मिला था। एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। मैनेजमेंट आपके पास आई, आपको कुछ एविडेंसेस रिक्वायर्ड थे, उसने कहा सर आप ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दें, एविडेंसेस मैं आपको 1 महीने बाद दे दूंगा। कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते, ठीक है। आप अगर वो 1 महीने बाद एविडेंस देते तो ऑडिट रिपोर्ट साइन भी 1 महीने बाद की डेट के ऊपर हो रही होगी। डेट की डिस्कशन समझ आती है आपको? यस सर। अच्छा, उसके बाद होता है ऑडिटर का एड्रेस। सर जिस शहर में वो काम कर रहा है वो एड्रेस हम लिख देते हैं। ऑडिटर के एड्रेस में क्या बता रहे होते हैं? जिस शहर में वो काम कर रहा है। जिस तरह एक फर्म है, उसका इस्लामाबाद में भी ऑफिस है, कराची में भी ऑफिस है, लाहौर में भी ऑफिस है। एक क्लाइंट है पीटीसीएल। अब पीटीसीएल को कोई एक ही ऑफिस देख रहा होगा ना, या कराची का देख रहा होगा, या लाहौर का, या इस्लामाबाद का। तो अगर तो इस्लामाबाद ऑफिस पीटीसीएल को देख रहा है तो फिर एड्रेस कौन सा आएगा? इस्लामाबाद का आएगा। उसके बाद सर एक मैंने चीज लिखी हुई है यूडीआईएन। ये क्या होता है? यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होता है? यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये वो हमें बता रहे हैं कि इसमें एक 20 डिजिट का एक कोड होता है जो कि आईकैप इशू करता है। किसको इशू कर रहा होगा? जो पार्टनर्स होंगे, जो ऑडिट पार्टनर्स हैं, उनको वो इशू कर रहा होगा। और ये भी हम बता रहे होते हैं कि हम आईकैप की तरफ से अप्रूव्ड हैं, आईकैप ने हमें अलाउ किया हुआ है ऑडिट करने के लिए। यूडीआईएन ये ऑडिटर को दिया जा रहा है एक ही दफा, हर क्लाइंट का अलग अलग नहीं है। सीआरएम, बिल्कुल। यहां तक कोई मसला? असाइनमेंट आपको पता है? स्टॉक एक्सचेंज पे जाना है, कोई एक लिस्टेड कंपनी उठानी है, उसकी एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करनी है और वहां से जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको पढ़ना है। सिर्फ उसको क्या करना है? पढ़ना है। समझ भी आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, यूनिलीवर पे सर्च किया आपने? आप यूनिलीवर की एनुअल रिपोर्ट करना। मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। यूनिलीवर लिस्टेड नहीं है, यूनिलीवर फूड्स लिस्टेड है। यूनिलीवर की एक सब्सिडरी कंपनी है यूनिलीवर फूड्स, वो लिस्टेड कंपनी है। पेरेंट सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट है ना आपको? अक्सर होता है ये काम के जो पेरेंट कंपनी होती है ना वो लिस्टेड नहीं होती, वो एक सब्सिडरी बनाती है, उसको लिस्टेड कंपनी करवा देती है। इसके बहुत से रीजंस होते हैं, एडवांस कंपनी लॉ में आप पढ़ रहे होंगे। हाँ, टैक्सेशन के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाती है कुछ, अगर ग्रुप ऑफ कंपनीज हो आपके पास तो। ठीक है, लेक्चर आज का एंड करते हैं। थैंक यू।